हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से पत्र लेखन के एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक तो हमारा पत्र लेखन में अभी औपचारिक पत्र ही है, बस औपचारिक पत्र में जो आज का विषय है वो चेंज है। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था, मैंने उसमें आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना बताया था कि हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। आपने एक फॉर्मेट उसका देख लिया। अब उसी तरीके के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप और तरीके के लेटर लिख सकते हैं। सब कुछ एक जैसा होता है, लेकिन जो हमारी विषय वस्तु होती है, जहां हम अपनी बातों का जिक्र करते हैं, वो चेंज हो जाता है। बाकी सब एज इट इज रहता है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जो कुछ भी, बस विषय चेंज करके हम विषय वस्तु को बदल देते हैं। आज हमारे जो पत्र लेखन में औपचारिक पत्र का जो विषय है वो है औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, हमें ये जानना है। तो देखिए, आवेदन के लिए हम कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना आवेदन रखना है, या फिर हम किसी किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। अगर हम किसी शिक्षण कार्य में जाना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से आवेदन करते हैं। तो चूंकि बात शिक्षा की चल रही है, तो मैं एक आपको अध्यापन कार्य के लिए, कि हम एक शिक्षण कार्य के लिए आवेदन कैसे करते हैं, मैं आपको ये टॉपिक बताना चाहती हूँ कि आपके प्रयागराज में नगर निगम के एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की आवश्यकता है, और उसमें इच्छुक व्यक्ति के मतलब वो संपर्क करें आपके किसी किसी न्यूज़पेपर में ये एक विज्ञापन आया है। तो उस पोस्ट के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, इस चीज़ का आपको मैं आज इस पत्र में आपको मैं बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ ये कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब भी हम शुरुआत करते हैं पत्र लेखन की, औपचारिक पत्र की, तो वो जो शब्द की शुरुआत होती है, वो पहला शब्द जो होता है वो है हमारा सेवा में। चाहे हम किसी को भी लेटर लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र में स्टार्टिंग हमारी सेवा में शब्द से ही होती है। उसके बाद हम देते हैं संबोधन, कि पत्र में हम जिसके लिए लिख रहे हैं हम उसका संबोधन देते हैं। तो चलिए आज हम इसको ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। तो आप प्लीज बहुत ध्यान से इस पत्र को देखिएगा। पिछले पत्र से ही आप समझ चुके हैं, लेकिन इसमें आप लिखने के उस तरीके को देख लीजिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरा टॉपिक पत्र लेखन है, जिसमें मैं आपको औपचारिक पत्र बता रही हूँ, और औपचारिक पत्र के अंतर्गत में आवेदन पत्र आपको आज बताने जा रही हूँ। आवेदन पत्र का हमारा टॉपिक है कि आप नगर निगम प्रयागराज नगर निगम के एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की आवश्यकता है। अध्यापन कार्य के लिए इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। तो इसके लिए आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, ये हम आज इस पत्र के माध्यम से सीखेंगे। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप सपोज दैट ये मान के बैठिए कि यह आपके कॉपी का एक पेज है। उस पेज में आपको कहाँ कितना यूज करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके कॉपी का मार्जिन है, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो भी काम स्टार्ट होता है वो मार्जिन से हम सटा के लिखते हैं। कि हमारा लेफ्ट साइड माना जाता है, तो हम सारा काम इसी लेफ्ट साइड पे ही करेंगे। तो पहली जो शुरुआत है वो है हमारी सेवा में। कॉमा, आपने देखा सेवा में कॉमा। अब इसके ठीक नीचे हम जो आवेदन कर रहे हैं, उस आवेदन के लिए हम अधिकारी को लिखते हैं। हमारा है, जिसे मैंने आपको बताया था, नगर निगम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
निगमायुक्त महोदय। देखिए निगमायुक्त इसका मतलब है निगम आयुक्त। हाँ, ये अगर हम इसका विच्छेद करेंगे इस शब्द का तो इसका मतलब होता है निगम आयुक्त। तो यहाँ पे हमने इसको कंबाइन करके लिखा निगमायुक्त महोदय। अब ये निगमायुक्त महोदय जो है वो कहाँ के हैं, किस एरिया के हैं, ये हमें बताना है। वैसे हर शहर का एक ही नगर निगम होता है, तो हमने लिख दिया निगमायुक्त महोदय। फिर यहाँ पे हमने लिखा सिविल लाइन, सिविल लाइन। देखिए सब हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया प्रयागराज। पूर्ण विराम। ये आपने देख लिया, पहले हमने संबोधन दिया, फिर मतलब हमने सेवा में स्टार्ट किया, फिर हमने अधिकारी को का एड्रेस लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे दिनांक ठीक इसके नीचे, और ये आपकी हर लाइन में लिखी जा रही है दिनांक। दिनांक में आपने यहाँ पे डेट डाल दिया, जो डेट आपकी होगी आप उसी डेट को लिखेंगे। आपने इसको लिख दिया देखिए इस तरीके से मैं लिख रही हूँ 6 सितंबर 2020, ये आपकी डेट हो गई है। डेट के बाद अब जैसा कि विषय जरूरी है तो अब आप यहाँ पे विषय आप सेंटर में भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पे डाला विषय। अब विषय लिखने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो टॉपिक दिया गया था उस टॉपिक के विषय में आप लिखेंगे कि शिक्षण कार्य हेतु आवेदन पत्र। शिक्षण कार्य हेतु आवेदन पत्र। ये चीज मैंने आपको बताया था कि जब आप इतनी चीजें लिखते हैं, है ना, ये इतना चीज जब आप स्टार्टिंग से लिखते हैं तो ये आपको पूरे 2 मार्क्स देते हैं। इतने चीज को जब आप एकदम करेक्ट लिखते हैं तो इतने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। मैं साथ में आपको ये भी बताती चलती हूँ। अब यहाँ तक आपने लिख दिया, इसके बाद हम जो अधिकारी को एक रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट हमने दिया यहाँ पे महोदय, ये जरूर लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद फिर एक कॉमा आपने ये लिख दिया। अब इसके बाद से हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे। देखिए चूंकि हम यहाँ पे आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना एकेडमिक रिकॉर्ड देना है। हमारी एजुकेशन क्लास 10th से लेकर के हमने जो भी अपनी शैक्षणिक योग्यता अपने पास रखी है, स्नातक स्नातकोत्तर यानी कि BA MA, फिर एक स्पेशल कोर्स B.Ed वगैरह, वो सारी चीज़ें हमको बतानी है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया महोदय। महोदय के बाद सबसे पहले आप इनको ये बताइए कि आपने ये जो आप आवेदन कर रहे हैं ये आपको कैसे पता चला। तो आप लिख देंगे कि महोदय आपने यहाँ अप्लाई 6 सितंबर को किया है, तो आप इसके पहले की कोई 2, 3, 4 दिन के पहले की कोई डेट ले लीजिए, या अब मान लीजिए कि 1 सितंबर आप लीजिए महोदय
1 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रयागराज, देखिए यहाँ पे है कि महोदय 1 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रयागराज, इसको मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि पूरे पत्र को लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस कम है। मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप इसको पहले ध्यान में देख लीजिए कि इसके बाद आपका जो टॉपिक जिस तरीके से आएगा वो मैं आपको आगे लिख करके बताऊंगी। कि पहले आप देख लीजिए, सेवा में निगमायुक्त महोदय, सिविल लाइंस प्रयागराज, ये आपका एड्रेस हो गया। फिर हमने डेट लिखा, डेट हम जिस दिन को लिख रहे हैं। विषय डाला हमने शिक्षण कार्य हेतु आवेदन पत्र। फिर है महोदय, हमने एक संबोधन दिया कि 1 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि, इसके बाद मैं इसको हटा दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे कि इसके बाद हमको किस तरीके से कंटिन्यू करना है। ध्यान रखेंगे कि हमने वाक्य को किस तरीके से लिखा था। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पत्र लिखना, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। कि दैनिक जागरण समाचार, आपने देखा था लास्ट लाइन मैंने लिखी थी, दैनिक जागरण समाचार पत्र के द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रयागराज, आपने प्रयागराज तक लिखा था, प्रयागराज नगर निगम के प्राथमिक, देखिए प्राइमरी शब्द आपका इंग्लिश वर्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु अध्यापक की आवश्यक। अब आपका ये शब्द यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब कभी भी ऐसे अधूरे शब्द हो, शब्द पूरा कंप्लीट ना हो, तो हम एक डैश यहाँ लगा देते हैं। डैश का मतलब जो शेष शब्द है वो हम इधर ले आएंगे, तो आवश्यकता। अब आपका देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अध्यापक की आवश्यकता है।
ये तो आपने बता दिया कि वो न्यूज़पेपर में आपने जो पढ़ा वो ये था। ये तो न्यूज़पेपर की बात हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये आपने अपना बताया कि आपको किस जरिए पता चला। अब आप यहाँ पे अपनी बात करेंगे। अपनी बात कैसे लिखेंगे? अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रार्थी। देखिए ये शब्द है प्रार्थी। प्रार्थी यानी कि प्रार्थना करने वाला, यानी कि वो जो प्रार्थना कर रहा है उस पद के लिए आवेदन कर रहा है। तो प्रार्थी शब्द यानी कि जो इस पत्र को लिख रहा है वो अपने आप को प्रार्थी शब्द से संबोधित कर रहा है। तो प्रार्थी भी यहाँ पे है कि प्रार्थी भी अपना विवरण प्रस्तुत कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब अपना जो विवरण देगा वो इसके नीचे कंटिन्यू होगा। प्रार्थी भी अपना विवरण प्रस्तुत कर रहा है। आपने देख लिया कि जो इसके पहले मैंने लिखा था तो ये पूरा इतना कितना आया। अब थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे अब देना है। जो आपका अपना जैसे आपने कभी किसी की सीवी देखी होगी, किसी का रिज्यूमे देखा होगा, जिसका बायोडाटा जो कहते हैं कि आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, आपने देखा होगा, पेरेंट्स में भी बहुतों के होंगे। तो वो उस चीज़ को दिमाग में रख के कि उसमें उस बायोडाटा में क्या क्या जिक्र हुआ रहता है। सबसे पहले वहाँ पे लिखा होता है नाम। आप लिखते हैं नाम, फिर पिता का नाम, फिर जन्म तिथि, फिर पता, फिर आएगा दूरभाष। दूरभाष का मतलब होता है आपका कांटेक्ट नंबर। आप देखते हैं ये सारी इतनी चीजें लिखी होती हैं। आपका हो गया नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और दूरभाष। ये आप पहले अपना इतना वो अपने बारे में बताएंगे। ये आपका पर्सनल बायोडाटा है कि आप अपने बारे में बताते हैं। नाम में जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं एक वैसे ही नाम लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा, जैसे लिख दिया उत्कर्ष, लिख दिया। यहाँ पे मैंने कोई एक नाम लिख दिया उत्कर्ष दुबे, ये हो गया। फिर पिता का नाम, पिता का नाम कुछ यहाँ पे आप लिख दीजिए श्री, कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, पिता का नाम लिख दीजिए। फिर जन्म तिथि आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। आपने लिख दिया 10 दिसंबर 'कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपका ईयर है यहाँ पे आप ईयर लिख दीजिए। फिर पता, यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस लिख दीजिए। दूरभाष में आपको कुछ भी लिखना रहे आप लिख दीजिए, है ना।
इस तरीके से जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। ये आपको इतना समझ में आ गया। ये मैंने आपको जो बताया, यहाँ से आपका पर्सनल बायोडाटा चलता है कि आपको पर्सनल में इतना बताना है। ये तो सिर्फ पर्सनल आवेदन की बात है कि आपने अपने बारे में बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो हम बताएंगे आवेदन के लिए, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है आपकी क्वालिटी को जानने के लिए, ये तो सिर्फ आपका पर्सनल बायोडाटा था कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका दूरभाष यानी कि कोई कांटेक्ट नंबर क्या है। हाँ, अब एक चीज़ और ऐड हो गई है, वो है आपकी ईमेल आईडी। जब आप दूरभाष लिखते हैं, दूरभाष के बाद आपकी ईमेल आईडी भी अब पूछती है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोगों को मैसेजेस मिलते हैं वो हमारी ईमेल पे मिलते हैं, हमारी आईडीज़ पे आती हैं। तो एक ईमेल आईडी आज के नए फॉर्मेट पे वो भी इंक्लूड हो गई है। तो आप नीचे लिख देंगे ईमेल आईडी। और आपको पता है, चाहे आप हिंदी में पत्र लिखें, लेकिन ईमेल आईडी हमेशा इंग्लिश में ही होती है, आप सबको मालूम है, वहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ आपने दूरभाष लिखा, दूरभाष के जस्ट नीचे आप ईमेल आईडी बता सकते हैं। तो चलिए, इतना आप समझ गए। अब इसके बाद हम आते हैं अपने शैक्षणिक योग्यता पे, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आते हैं कि हमें उसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो देखिए, उसका फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ। ये जितना मैंने अभी तक लिखा है, इसको आप दिमाग में रखेंगे कि मैंने लेटर को कैसे लिखा था। ये आपने अपने पर्सनल बायोडाटा तक समझ लिया। अब हम इसको अपने शैक्षणिक योग्यता पे लेके आएंगे कि आपने जहाँ पे ईमेल आईडी खत्म किया, अब आप यहाँ पे लिखेंगे शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता, ये शैक्षिक योग्यता हो गया। अब आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल का मतलब आप सब जानते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, आपका आएगा कक्षा, कक्षा, फिर आएगा बोर्ड, देन संस्था, एक कॉलम में। ये आपका आ गया बोर्ड और संस्था। फिर आपका आएगा उत्तीर्ण वर्ष। इसके बाद प्राप्तांक और प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत चूंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने ये सिंबल दे दिया, लेकिन आपको सिंबल नहीं देना है। जैसे आपने यहाँ पे ऑब्लिक करके संस्था लिखा, ऐसे यहाँ पे ऑब्लिक करके प्रतिशत लिखेंगे और उसके बाद आएगा विषय। ये आपका कॉलम है, इस चीज का ध्यान देंगे, ये कॉलम में क्या क्या लिखा गया है। अब आपका कैसे स्टार्ट करेंगे ये देखना है। आपको इतनी चीजें लिखनी है। यहाँ पे आपने लिख दिया कक्षा एक पहले कॉलम में, दूसरे में आपका बोर्ड संस्था, तीसरे में उत्तीर्ण वर्ष, चौथे कॉलम में प्राप्तांक और प्रतिशत, फिर विषय। अब आपका आता है कक्षा 10। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10। अब आपका यहाँ पे बोर्ड है। बोर्ड का मतलब आप यूपी बोर्ड से पास आउट हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, आपको अपने शैक्षिक योग्यता में अपना बोर्ड बताना है। तो यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आपने
CBSC, ये कर दिया CBSC। बोर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्लिक। संस्था, संस्था यहाँ पे आपके स्कूल का नाम होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। स्कूल नाम होगा आपका, मान लीजिए मैंने बता दिया विष्णु, अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल झलवा प्रयागराज, ये कर दिया। उत्तीर्ण वर्ष, आप उत्तीर्ण वर्ष जरूरी देखिए, ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप को एक शिक्षक मान रहे हैं तो आप प्रीवियस में ले जाइए आपका एजुकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप 10th क्लास जो है वो अंडरस्टूड है कि कम से कम 15 से 16 की एज में ही करेंगे, तो आपके डेट ऑफ बर्थ के 15-16 वर्ष बाद आपका क्लास 10th होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उत्तीर्ण वर्ष यानी कि आप सन लिखेंगे, सन आपका जो भी होगा, तो सन शब्द नहीं लिखना है आपको, आपने जैसे लिख दिया आपका उत्तीर्ण वर्ष जो है वो 2010 था। प्राप्तांक यानी आपके 600 में से आपका बोर्ड 10th का 600 का होता है, उसमें अगर मान लीजिए आपको मार्क्स मिले 596 ऑब्लिक प्राप्तांक यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत में आपके मान लीजिए हो गए आपके 90%, यह आपका परसेंटेज हो गया। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया कि आपने 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे। अब सेम चीज आपका आएगा 10th के बाद, हम 11th का जिक्र नहीं करते, हमको सिर्फ बोर्ड का देना होता है। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया 12th, सेम चीज। फिर अब ये 2 साल बाद हो जाएगा, आपने 12 में किया। अब प्राप्तांक यानी कि ग्रांड टोटल, जो ग्रांड टोटल नहीं, ऑप्टेन टोटल जो बोलते हैं कि आपको मिले हुए मार्क्स कितने हैं। आपने यहाँ पे मान लीजिए 500 का आपका है, 500 में आपने ले लीजिए इतने। अब आपके यहाँ पे जो भी परसेंटेज निकलते हों, मान लीजिए 89%। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आता है। इसके बाद आप आते हैं BA। BA आपको लिखना है तो आप BA लिखिए ऐसे, BA ये लिखिए, या फिर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए स्नातक। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोर्ड ना हो करके आपकी कोई यूनिवर्सिटी होगी, अब आपने लिख दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ग्रेजुएशन आपने यूनिवर्सिटी से की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इलाहाबाद, है ना। फिर इलाहाबाद लिख लीजिए। अब आपका 2012 में था तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल बाद कंप्लीट होगा क्योंकि वो 3 साल का है। तो यहाँ से आप 12 के बाद 13, 14, 15, 16 कोई भी ईयर आप लिख दे सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया 16। फिर सेम चीज यहाँ परसेंटेज देंगे, फिर आपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिया। अब आप यहाँ पे फिर BA के बाद डालेंगे MA, जिसे यहाँ पे BA को स्नातक कहा, हम MA को स्नातकोत्तर कहते हैं। स्नातकोत्तर, स्नातक BA, स्नातकोत्तर MA। सेम चीज आपने जहाँ से BA किया वहीं से आपने MA भी किया। तो आपने यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिख दिया। ठीक इसके 3 साल के बाद 2016 में आपने किया 17, 18, 19, सपोज दैट 2020 में आपने 20 नहीं लिखेंगे हम 19 में आपने कंप्लीट कर लिया MA। और यहाँ पे टोटल परसेंटेज, देन आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। ये तो बच्चों देखें, ये तो आपका शैक्षणिक योग्यता है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो हो गया। अब आप इसमें एक कॉलम और भी ऐड कर सकते हैं विशेष योग्यता में।
विशेष योग्यता में आपके पास कोई भी टीचिंग डिग्री होनी चाहिए, जैसे आपने बीएड किया, पीएचडी किया या जो भी आपने किया हो, तो आपने उसे भी सेम ऐसे ही आपने बता दिया कि आपका बीएड आपने किस संस्था से, अगर आपने यहीं से इलाहाबाद से ही ले लिया तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आपने पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज़, कानपुर मतलब कि कानपुर विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय से आपने जो भी डिग्री ली वो बीएड की, वो फिर उसके बाद आपने किस वर्ष में उसको कंप्लीट किया, कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंटेज और किस सब्जेक्ट से, सेम एज इट इज़ आपको लिखने हैं। ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया आपके शैक्षिक योग्यता का। अब हम अपने एंड की तरफ आएंगे कि हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, लास्ट में हमें कहना क्या है। हम अपने उस लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है आवेदन पत्र। दिमाग में खाली आपको ये रखना है कि आपको लिखना क्या है। अब आपने अपना यहाँ पे जब कंप्लीट कर लिया पूरा वो आपने टेबल तो अब आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अनुभव आप यहाँ पे एक ऐसे लिख करके अनुभव दर्शाएंगे कि अनुभव आपको क्या है। तो आप लिख देंगे किसी स्कूल का नाम, कि जैसे अपने ही स्कूल का मैं जिक्र कर दे रही हूँ कि विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल में 2 वर्ष के अध्यापन कार्य का अनुभव, बस कि मुझे विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल में 2 वर्ष के अध्यापन कार्य का अनुभव है, ऐसा नहीं लिखना है। हमको वहाँ सेंटेंस नहीं बनाना है। विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल में 2 वर्ष के अध्यापन कार्य का अनुभव। अब आपने यहाँ पे अपने इस पूरे लेटर का जो आपने आवेदन किया वो कंप्लीट हो गया। अब हम इस पत्र के अंत की तरफ बढ़ते हैं कि हम अंत कैसे लिखते हैं। तो याद है आपको मैंने प्रार्थना पत्र में क्या बताया था कि आप सब कुछ लिखने के बाद एक बार थैंक्स जरूर बोलेंगे। तो आप लिख देंगे धन्यवाद, धन्यवाद के साथ। लेकिन धन्यवाद कहना जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धन्यवाद शब्द ये आपके मैजिकल वर्ड्स हैं, इफेक्टिव हैं कि हम किसी भी काम को करने के बाद थैंकफुल होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा धन्यवाद। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे कि भवदीय, जैसे आपने लिखा आपका आज्ञाकारी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे भवदीय। जहाँ आपने पुस्तकालय में बुक्स के लिए लिखा था प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल में आपने आज्ञाकारी शब्द का यूज किया। लेकिन स्कूल में प्रिंसिपल को छोड़ करके आप जितने भी लेटर्स लिखेंगे औपचारिक पत्र में, वहाँ पे भवदीय डालेंगे। भवदीय के बाद आपने अपना नाम लिख दिया। तो नाम में आपको याद है मैंने उत्कर्ष दुबे लिखा था, तो भवदीय में आपने लिख दिया उत्कर्ष दुबे। ये आपने अपना नाम डाल दिया उत्कर्ष दुबे। यहाँ आपका ये काम कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में भी डेट डाल देंगे, जिस डेट पे आपने वो अप्लाई किया था, यहाँ डेट लिख करके। फिर उसके बाद आप लास्ट में एक चीज़ और लिख देंगे। एक चीज़ और होती है, ये शब्द को याद कर लीजिए, संलग्नक। संलग्नक का मतलब होता है अटैच्ड करना। अटैच्ड करना मीन्स
कि आपने अपने आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच्ड किए। डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, वो आपकी ओरिजिनल नहीं होती है, वो उसकी छाया प्रति ज़ेरॉक्स होती है। तो ज़ेरॉक्स को हम हिंदी में छाया प्रति बोलते हैं। छाया प्रति मतलब जो ओरिजिनल, हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका डुप्लीकेट। तो हम उसको ज़ेरॉक्स ना लिख करके संलग्नक में आप डाल देंगे कि यहाँ पे आपने या तो आप 1 बाय 1 थोड़ा सा आप दे देंगे कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, जहाँ आपने 10th लिखा था, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, बीए का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब होता है सर्टिफिकेट, अंक पत्र मतलब मार्कशीट। तो 10th का देखिए, जब एज को वेरीफाई करना होता है तो एज वेरिफिकेशन के लिए 10th का डेट ऑफ बर्थ जो होता है वही परफेक्ट होता है, वो हमेशा आपके लाइफ टाइम तक के लिए वही माना जाता है। तो 2 शब्द का जिक्र करते हैं, संलग्नक, यानी हमने अटैच्ड किया। क्या क्या अटैच्ड किया? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी, इन सब का आपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट को हम प्रमाण पत्र बोलते हैं, मार्कशीट को अंक पत्र। तो आप या तो शॉर्टकट में इतना लंबा चौड़ा ब्यौरा ना दे करके शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि सभी अनुभवों की, सभी योग्यताओं के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सभी योग्यताओं के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां। आपने लास्ट में संलग्नक यानी कि अटैच्ड किया सभी योग्यताओं के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां। आप शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप आप सारे अंक पत्रों का जिक्र कर सकते हैं। तो आपने बच्चों देख लिया कि आपने आवेदन पत्र को कितने अच्छे से लिखना सीख लिया। आप इस आवेदन पत्र को, आप पूरे आवेदन पत्र को इस तरीके से देख सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपके लिए औपचारिक पत्र में एक नया टॉपिक लेकर के फिर से आऊँगी और आप फिर भी एक अलग तरीके के पत्र को, आवेदन को लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और मुझे भी दिखाइएगा कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। जैसे मुझे खुशी हो कि मैंने आपको जो बताया आपको अच्छी तरीके से समझ गए। तो चलिए अब हम अपने बातों को यही रोकते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।